राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, तो आज से हम पेपर वन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं। मैं पेपर वन के PYQ लगाना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। दोस्तों, पता नहीं माइक में क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी आवाज़ आती है वीडियो में। मैंने काफ़ी बार सही करने की कोशिश की, लेकिन वो सही नहीं हो पा रही है। चलिए, तो आज से हम 2022 यूजीसी नेट JRF घटना चक्र 2022 की ये बुक है, जिसमें लगभग 30 प्रश्न पत्र हैं जो कि PYQ के हैं। अगर हमने ये कर लिए दोस्तों, तो लगभग हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण एवं शोध आवृत्ति व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2012 से 2021 तक कुल प्रश्न पत्र हैं दोस्तों 42। तो लगभग अगर हमने इसमें से 30 भी लगा दी, तो हमारा पेपर वन काफ़ी कवर हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं जो हूं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें मैं आपको लिख के नहीं समझा पाऊंगा। जो भी DI के क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि इस पे जो है जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो पेन नहीं चल पाता, मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न पत्र पे। तो देखते हैं। हाँ, 27 दिसंबर 2021 का है दोस्तों पहला प्रश्न पत्र, शिफ्ट वन, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट होती है। यूजीसी नेट पेपर सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो दोस्तों, इसके 50 प्रश्न पत्र हैं। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस आप इतना कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो दोस्तों। और बाकी की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, हिंदी, GS, पॉलिटी, संविधान, ठीक है, मोटिवेशनल, आप सारी प्लेलिस्ट जाके चेक करो कि क्या क्या है चैनल पे। तो आप जाके चेक जरूर करें। चलिए, अब मैं शुरुआत करता हूँ और जल्दी से जल्दी प्रश्न कराऊंगा ताकि आपका समय बच सके। और दोस्तों, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के भी मैं PYQ अभी करा रहा हूँ, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। नीचे दिए गए सारणी से पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए सारणी में 2020 के दौरान 5 विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनी AE में नियुक्त इंजीनियर तथा वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संख्या का विवरण दिया गया। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पत्र देखिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये हर बार एग्जाम में यही आता है, कुछ ना कुछ एक कंपनी का आता ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपनी ABCDE 5 कंपनियां हैं। सहायक सॉफ्टवेयर इंजीनियर AASE 150, 350, 200, 250, 150। और कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर JASE 100, 150, 250, 250। और वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर SSE 150, 200, 350, 450, 350। यदि कंपनी A, कंपनी C तथा कंपनी D में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या में क्रमशः 30%, 35% और तथा 40% की वृद्धि हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ACD, B को नहीं, ACD सभी सॉफ्टवेयर की संख्या में, चाहे वो सहायक हो, कनिष्ठ हो, वरिष्ठ हो, सभी सॉफ्टवेयर की संख्या में 30%, 35% और 40% की वृद्धि हो, तो कुल मिलाकर सभी पांचों कंपनी में A में 30% की, C में 35% की वृद्धि और तथा D में 40% की। तो कुल मिलाकर सभी पांचों कंपनियों में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका आंसर 22% है। इसमें देख के ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी है, ठीक है। तो हमने देखा कि A में कितने हैं टोटल, तो 150, 100, 150, तो कितने हो गए, ठीक है, ये आप देखो कितने हो गए, 150, 300 और 400। और C में 200 और 300, 600। और D में 250, 250, 500 और 950, है ना। अब वो कह रहा है कि सभी में 30%, 35% और 40% की वृद्धि हो, तो सब में जो इनका जो टोटल है उसमें पहले हम बढ़ा देंगे कि कितने हो गए, इनके टोटल से पता चल जाएगा। फिर हम इनका टोटल करेंगे और उस टोटल से पता चल जाएगा कि पहले इनका कितना टोटल था, अब इनका कितना टोटल है, कितना बढ़ गया। पहले इन सब का तीनों का टोटल अगर हम करते हैं, तो ये 950 आपका, और ये 400, तो ये आपका हो गया
900, 400, 1300 प्लस 1350 और प्लस ये आपका हो जाता 600, तो ये आपका हो जाता 1950, 1950 ही हो जाता है ना। अब वो देखते हैं 1950, जब हमने 30, 35 और 40% की वृद्धि कर दी, फिर इसका टोटल करते और देखते कितना बढ़ गया, तो पता चला कि 22% बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि कंपनी ए, कंपनी सी तथा कंपनी डी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या का क्रमश 30, 35%, 40% वृद्धि हो, तो कुल मिलाकर सभी पांचों कंपनियों में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये तो दोस्तों वही प्रश्न है। चलिए अगला करते हैं। देखिए इन्होंने ऐसे ही जोड़ा है, देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन ऐसे ही बताया था, देखिए इन्होंने ऐसे ही जोड़ा है। 150 प्लस 100, 150 300 प्लस 100 प्लस 200, 200 प्लस 150 प्लस 350, ये सब इन्होंने ऐसे ही जोड़ा है। टोटल देखिए आप, ठीक है। तो इनको जोड़ने के बाद इन्होंने ये बनाया 400, 650, 700, 950, 750, ये हो गया आपका 350, वो 3450 और 30% वृद्धि कंपनी ए में, तो 400 का 30% निकाला, इधर आपका 700 का, इधर आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी कंपनियों में कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों JSE की औसत संख्या कितनी है? बस अब हम और कुछ देखेंगे नहीं, बीच वाले देखेंगे कनिष्ठ सॉफ्टवेयर औसत संख्या कितनी है सभी कंपनियों। 100, 100, 150, 250, 250। अब इनका एवरेज निकालेंगे, तो इनका एवरेज दोस्तों कैसे निकलता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो इन पांचों को हम ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज निकल आएगा। सभी पांचों कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर JSE की औसत संख्या कितनी? 150, 110, 170, 190। तो देखिए 100, 100, 150, 250, 250, 5, 850, 5 से भाग कर दिए तो डिवाइड कर दिए, तो कितने बचे? 170 इज द राइट आंसर। चलिए यदि सभी 5 कंपनियों में निःशुल्क AASE की संख्या में 20% की वृद्धि तथा सभी 5 कंपनियों में SSE की संख्या में 20% की कमी हो, तो SSE की संख्या की तुलना में SSE की संख्या कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कि 20% वहाँ कम हो गए और यहाँ 20% बढ़ गए, तो वो कह रहा है कितने परसेंट अधिक होगी। तो चलो अब देखते हैं। देखो अब सबसे पहले 20% की वृद्धि SSE की संख्या में हुई, तो 150, 350 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 150, तो ये आपके हो गए 120%। और हमने बोला 20% की वृद्धि, तो 120 से गुणा कर दिया, तो ये आपका हो गया 1100 इंटू 120 इजकल टू 1320। ठीक है, और 20% कमी के बाद 20% कमी के बाद SSE की संख्या 150 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 450 प्लस 350 इंटू 80। ठीक है, यहाँ पे 80% कर रहे हैं, तो इंटू 80, तो 1500 इंटू 80 ये हो गया आपका 1200, है ना। तो अभी जो देखेंगे 120 अपॉन 1200 इंटू 100, तो 10% निकला। ठीक है, 120 1200 का कितना है? 10% निकला। चलिए तो सी राइट आंसर हो गया। फोर्थ, कंपनी ए तथा कंपनी सी में AASE की संख्याओं का अनुपात क्या है? रेशियो पूछा गया है। AASE की संख्याओं का अनुपात, तो देखिए कंपनी ए प्लस बी में अभी देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी में कहाँ गया? हाँ, ए तथा सी में, और किसकी पूछ रहा है? ए। हाँ, तो ए और सी 150 अपॉन 200, 150 अपॉन 200 हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 अपॉन 20 रह गया, तो 5 से कर देंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 3 अपॉन 4, तो 3:4। नहीं, यही होगा आंसर। देखिए 3:4 सही है। तो जब भी हम रेशियो निकालते हैं, कभी भी अनुपात निकालेंगे, तो जिनका भी निकाल रहा है उनको भाग देंगे और उनको सबसे छोटे स्तर पर लाएंगे और बाद में उन्हें बराबर में रख के बीच में रेशियो लगा देते हैं। तो 3:4 सही आंसर है। सभी 5 कंपनियों के JASE की औसत संख्या तथा AASE की औसत संख्या के बीच अंतर A 10, B 50, C 30 और D। तो JASE की औसत संख्या पाँचों को करेंगे और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 170, और AASE की संख्या जैसे अभी ऊपर था 220, तो 50 का अंतर आ गया। अब मॉडम का
कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडेम का असंक्षिप्त रूप क्या है? रूप है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव, मैकेनिज्म ऑफ डिस्क इहेंसिंग मेमोरी और मोबाइल डाटा एक्सटर्नेट मल्टीकेयर। तो दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है मॉडेम का संक्षिप्त रूप। मॉडेम का संक्षिप्त रूप मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। यह एक प्रकार का हार्डवेयर घटक कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या रिवर्स स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने में समर्थ बनाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सूचना को एनालॉग में परिवर्तित करता है। ठीक है, मॉडेम आपने देखा होगा, मॉडेम से आप नेट वगैरह चलाते थे। चलिए वर्ष 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सीमेंस ने जो पहला मूक MOOC प्रस्तुत किया उसका नाम था संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान, कृत्रिम वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पुनः स्थापना, अध्यापन की प्रतिमा और राइजोमेट्रिक अधिगम। तो दोस्तों इसका ए सही उत्तर है संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। मूक शब्द स्टीफन डाउन्स एवं जॉर्ज सीमेंस द्वारा वर्ष 2008 में विकसित एवं एक पाठ्यक्रम के संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था। इसका शीर्षक कनेक्टिज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज था। इसी तरह वर्ष 2011 के अंत में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 3 पाठ्यक्रमों को मुफ्त एवं ऑनलाइन मोड में शुरू किया, जिसके तहत पीटर नॉर्विच तथा सेबेस्टियन थर्न ने दुनिया भर के 1,60,000 से अधिक छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े इस कार्यक्रम में जोड़ा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 दोस्तों ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में। कथन 1 है सत्य सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं और वर्धमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बी है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 1 सही है। तो कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। सत्य सिद्धांतकार के अनुसार बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जो निश्चित है एवं उसे बदला नहीं जा सकता। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नई चीज सीख भी लेता है तो उसकी बुद्धि वही रहेगी। इसके अतिरिक्त सत्य सिद्धांतकार असफलता फेलियर को किसी योग्यता के ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरी तरफ वर्धमान सिद्धांतकार मानते हैं कि बुद्धि स्थिर नहीं एवं पर्याप्त प्रयास के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका मानना है कि असफलता मिलने का तात्पर्य ठीक तरह से प्रयास ना करने से है। चलिए निम्नलिखित में से कुछ सबसे बड़े तथा सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथों में से है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ई-बिब्लो और इंटरनेट आर्काइव तो और स्काई LMS। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और आपका ई-बिब्लो और इंटरनेट आर्काइव, ये दोस्तों सही उत्तर है। तो सी सही उत्तर है ACD। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पारंपरागत अधिनियम और प्रत्यक्ष निर्देश, अनुरूपता और सामाजिक अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए पहले का 3rd है। ठीक है, पहले का बेंजामिन ब्लूम और प्रत्यक्ष निर्देश टॉम गुड और अनुरूपता कार्ल स्मिथ और सामाजिक अधिगम होगा दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंकड़े के द्वितीयक स्रोत हैं? अभिलेखी आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े और मौखिक वृत्तांत। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, तो वही बताना कौन सा सही है, क्योंकि दोनों सही है कि एक सही है। यादृच्छिक प्रतिचयन दुर्लभ प्रकार के समग्र में मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती। कथन 1, यदि समग्र अत्यधिक विभाजितीय हो तो सामान्य
यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों इसका एक कथन और दोनों सही हैं। चलिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन के रूप में और दूसरा कारण रीजन के रूप में। तो अभिकथन है, प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र पर की जाती है। और कारण है, दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक, ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखे, है ना, प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में आलोक नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो है शोधकर्ता अक्सर कारणों का प्रभाव। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए सही है परंतु आर ए की सही, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कार्लिंगर 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या में दो या अधिक चरों के बीच में संबंध का उल्लेख होना चाहिए, को बौद्धिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए, दो दर्शनाभिमुख होने चाहिए, को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त होना चाहिए, को अनुभविक परीक्षण के प्रति आवश्यक परीक्षणीय होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए बी और ई, ए डी और ई, बी सी और ई, और बी डी और ई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए डी और ई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। प्रत्यक्षवाद, प्रकल्पना, विश्वसनीयता, प्रतिमान, मध्य प्राप्तांक, प्राप्तांक की एक रूपता, समस्या का अंतिम उत्तर और ज्ञान मीमांसीय स्थिति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रत्यक्षवाद, ज्ञान मीमांसीय स्थिति, प्रकल्पना, समस्या का अंतिम उत्तर और विश्वसनीयता, प्राप्तांक की एक रूपता और प्रतिमान माध्य प्राप्तांक। संप्रेषण के गुणार्थक शब्दों के होते हैं शाब्दिक अर्थ, सांस्कृतिक अर्थ, सामान्य अर्थ और स्पष्ट अर्थ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सांस्कृतिक अर्थ। संप्रेषण में संदेश संग्रहण के प्रमुख अवरोध हैं श्रोताओं की अभिव्यक्ति, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। तो ये दोस्तों सही उत्तर है श्रोताओं की अभिव्यक्ति। संप्रेषण के संदेश संग्रहण में प्रमुख अवरोध श्रोताओं की अभिव्यक्ति होती है। यदि श्रोता की भौतिक अथवा मानसिक स्थिति से जुड़ी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बाधा उत्पन्न होता है तो संदेश ग्रहण में अवरोध पैदा होता है। उदाहरण श्रोता का शारीरिक। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैसेज आए और आपकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ दिक्कत है, आपके पास कैसे भी मैसेज नहीं आ पा रहा है तो बाधक उत्पन्न होती। चलिए देखिए, मानसिक या उससे जुड़ी अन्य कोई समस्या, समांतर संचार संप्रेषण का एक समय व्यक्ति के समूह के दूसरे स्थान तक सूचना स्थानांतरित करने का कार्य। प्रत्येक संचार में कम से कम एक प्रेषक सेंडर, एक संदेश मैसेज और एक प्राप्तकर्ता रिसिपेंट शामिल होता है। ये सब आपको पता है दोस्तों। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी नियंत्रण, सशक्त नियंत्रण, पर्याप्त उत्पादकता, कार्यवाहक में एकरूपता और सभी हिताधिकारों में बेहतर प्रतिक्रिया। तो किसी समाचार पत्र में किसी कार की नीलामी के बारे में सूचना किसका उदाहरण है? समूह संप्रेषण, अधोमुख संप्रेषण, अंत वैयक्तिक संप्रेषण, जनसंपर्क। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इसका होगा जनसंपर्क। मास कम्युनिकेशन या जनसंपर्क का मौखिक या लिखित मीडिया के माध्यम से एक बड़े दर्शक वर्ग के संदेश भेजना, प्राप्त करना। तो चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे उपभोक्ता जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपनी मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं तथा वैसे निर्माता जो उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आसानी से पता लगा लेते हैं का आविर्भाव किसके द्वारा संभव हो पाया है? तो उत्तर दोस्तों सी होगा, इंटरनेट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी से दोस्तों प्रश्न कराते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन और एक दूसरा रीजन के रूप में। अभिकथन है, शिक्षकों के जटिल विषय पर चर्चा करने बचने का प्रयास करना चाहिए, कारण कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसके ऑप्शन आपको पता है, ए आर डाउन सही है, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो उत्तर डी होगा, ए सत्य परंतु आर सत्य। चलिए निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा, 2z 4x 7b 11t। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे दो का गैप है, फिर 3 का गैप है और फिर 4 का गैप है, तो अब 5 का गैप होगा। ठीक है, जब 5 का गैप होगा तो यहाँ पर 16 आएगा। ठीक है, और उल्टी गिनती चल रही है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एन। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपके, देखिए 2z 4x 11 16 यार, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे मैथ में जो गणित की भाषा है उसमें 2 3 4, तो अब 5 का गैप होगा, और उल्टी गिनती में जेड ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ यू एल एन एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, 3 का गैप वहाँ था। तो ये आपको देखना है कि कितने का गैप है, आपको बस तुरंत की तुरंत कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाए तो रुपए 1 लाख की धनराशि, देखिए परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, आप ये सब आप प्रैक्टिस कर लो, माफ करिएगा दोस्तों। 10,000 की धनराशि 1.5 वर्षों में 20% की वार्षिक दर से 13,310 हो जाती है। कथन एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रही है। यदि एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 1300 मीटर है उपरोक्त कथनों में से। तो अब ये हमें देखना होगा, हम अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो छमाही 10% हो गई, वार्षिक 20% हो गई, और समय 1.5 वर्ष 3 छमाही, है ना। तो वो पूछ रहा है राशि मूलधन, तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसमें क्या है, राशि हमने पूरा कैलकुलेट किया, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ट्रेन की लंबाई पूरा मैथ से कैलकुलेट होती है। तो इसमें क्या है, कथन ए सत्य है और बी असत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है, परंतु इसकी तली में लीक के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीक से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे। तो दोस्तों 15 घंटे इसमें लगेंगे खाली होने में। देखिए मैं आपको यहाँ देखिए, टैंक को सामान्यतः भरने में लगेंगे 6 घंटे और 4 घंटे, तो 10 घंटे हो गए, है ना। 6 एवं 10 का लघुमत संप्रात 30, यानी कुल टंकी के हिस्से 30 हिस्से भरने हैं। ठीक है, 1 घंटे में टंकी को कुल भाग खाली 30/6 5 भाग, और लीकेज के कारण बनने वाला भाग 30/10 3 भाग। तो हिसाब 1 घंटे में कुल आने 5 - 3 2 भाग। तो हिसाब द्वारा टैंक को खाली करने में लगने वाला समय लगा 30/2 15 घंटे। ठीक है, राम बाबू का 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वां स्थान है। अंत से उनका स्थान होगा 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वां स्थान है। अंत से आप उल्टी गिनती गिन लो तो भी 28 हो गया दोस्तों, 28। ठीक है, 30 और 15 होते हैं 45, और 18 था तो 28, यहाँ पे 2 और माइनस कर दिए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक किसी कर्मचारी के वेतन में 50% की कटौती की जाती है, पुनश्च उसके न्यूनीकृत वेतन में 50% की वृद्धि की जाती है। अब उसका आरंभिक तथा अंतिम कितना होगा, 64% तुल्य। और यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए, इसके लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 1:2। और निम्नलिखित हाँ, निम्नलिखित में से कौन सही है, ए और बी, केवल बी, ए और सी, और केवल बी और सी। तो दोस्तों केवल बी सही होगा, रेशियो वाला 1:2 होता है कथन ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युक्ति में उत्पन्न दोष की पहचान कीजिए। क्योंकि आप स्वयं मांसाहारी हैं, आपको मेरे द्वारा जानवरों को शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अभिज्ञता युक्ति, लांछन युक्ति, लोका तेजिक युक्ति और करुणा का आग्रह। तो इसमें दोस्तों इसका जो बी उत्तर है वो सही है, लांछन युक्ति, क्योंकि वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है, लांछन लगा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
देखिए यहाँ देखिए वो लांछन था। लोकोत्तेजक जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य के लिए सच मान लेता है क्योंकि बहुसंख्यक आबादी ऐसी मानती है, तो इसी प्रकार की युक्ति को लोका उत्तेजक युक्ति कहा जाता है। उदाहरणार्थ, बहुसंख्यक आबादी किसी खास उत्पाद के पसंद करती है इसलिए यह उत्पाद अच्छा है। करुणा का आग्रह, जब भावात्मक आधार पर किसी समूह से कोई कार्य करने का आग्रह किया जाए तो इसे करुणा का आग्रह कहते हैं। किसी चुनावी उम्मीदवार द्वारा अपने पिता की मृत्यु के आधार पर वोट मांगना, ठीक है। उदाहरण, न्यायिकों के न्याय वाक्य में अनुमान के निम्नलिखित में से किस चरण में 3 पद संश्लिष्ट हैं? उदाहरण, उपनय, हेतु, निगमन। तो दोस्तों उपनय होगा ये। न्याय दर्शन भारत के 6 प्रधान दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। यह परमाणुवादी, बहुलवादी एवं तार्किक यथार्थवादी के दर्शन है। न्याय दर्शन के 4 प्रमाण हैं: धारणा, अनुमान, अनुरूप, तर्क एवं साध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अनुमान के केवल लानवीय रूप वह है जिसमें हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप से पाया जाता है। केवल लानवीय में हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ए सही है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन केवल नागरिक की मतदान कर सकते हैं का तर्क तुल्य है? तो सी सही उत्तर है। वे सभी जो मतदान करते हैं नागरिक हैं। वे सभी जो नागरिक हैं मतदान करेंगे। मतदान के अतिरिक्त कोई नागरिक नहीं है। ये सभी, तो सही जो है वो सभी जो मतदान करते हैं नागरिक हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में तर्क वाक्य विरोध चतुरस में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि ए सत्य दिया गया है तो ओ असत्य है। यदि ई असत्य दिया गया है तो आई असत्य है। यदि आई असत्य दिया गया तो ई सत्य है। ऐसे आपको चुनना है। तो इसमें उपराच्य, विरोध, असंगत, उपराश्रयण और उपविरोध। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रौद्योगिकी है? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम और ट्यूब और ड्यूअल कोर सीपीयू। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब इज द राइट आंसर। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे कालक्रम अनुसार अर्थात सबसे नवीनतम घटना के प्राचीनतम घटना के क्रम में रखें। ARPA की स्थापना, ARPANET में TCP IP का कार्यान्वयन, स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण, CERN में WW का सृजन, DANS का कार्यान्वयन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही है तो ए सही है दोस्तों। DEBAC सबसे पहले DEBAC सबसे पहले CERN में WW का सृजन, उसके बाद DNS का कार्यान्वयन, उसके बाद ARPANET में TCP IPC का कार्यान्वयन, उसके बाद ARPA की स्थापना, उसके बाद स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी RAM कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए सही उत्तर है। केवल ए और बी। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। मेमोरी डिवाइस, मेमोरी का प्रकार, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, कैश मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल और CD-ROM। ये मिलानी, तो इसका सही उत्तर है सी। फर्स्ट का सेकंड होगा। चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जल्दी जल्दी। मेन मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी और CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अपकथन असर्शन के रूप में, दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। अपकथन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता के कारण IoT के संबंध में सुरक्षा, असंगतता
और डाटा की निजता का कोई मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, और ए सही, ए आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही है ए सत्य परंतु आर असत्य। चलिए नीचे दो कथन दिए गए, एक असर्शन दूसरा। तो दोस्तों जल्दी से वो पढ़ते हैं, अब आपके जल्दी से वो पढ़ते हैं फिर देखते हैं। हाँ, क्रोमियम और लोह संदूषण कुछ उद्योगों के अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं। क्रोमियम और लोह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करना हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है? तो दोस्तों जल में नाइट्रेट के कारण ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इनफैक्ट मैथोमोग्लोबिनेमिया को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक हैं। बाह्य कारकों में शामिल है वायुमंडल, महासागर और भू सतह के बीच फीडबैक, सौर परिवर्तनशीलता, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन, जलवायु प्रभाव, भीतर परिवर्तनशील, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका बी सही उत्तर है दोस्तों, बी सी ई केवल। ठीक है, ज्वालामुखी, सौर परिवर्तनशील या पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों को उनके उनके मान के घटक में रखें। ए L10, बी L90, सी लैक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है दोस्तों ए सी बी। पहले ए है, फिर सी है, फिर बी है। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत गति 8 मीटर सेकंड या उससे अधिक होती है उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पवन की औसत गति 8 मीटर सेकंड से कम होने पर उत्पादक विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ए सत्य परंतु आर असत्य। चलिए शिक्षा के व्यावसायीकरण का लक्ष्य है शिक्षा का कार्योन्मुखी बनना, विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय का योग बनना, यही दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? विश्वविद्यालय में समरूप संस्थान, शिक्षण विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय का संबंध करना, शोध विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है सी है केवल, बी डी और ई। चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, देश में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना NR सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ये आपका बी है। कथन एक, कथन दो दोनों असत्य हैं। चलिए 1955 में हुआ था दोस्तों उसका गठन। निम्नलिखित कथनों में क्या NEP 2020 के बारे में सही है? तो ये ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी सही उत्तर है। केवल ए, सी और ई 4 वर्ष का समकाल है, बीएड द्वितीय प्रमुख। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न तो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद है और विषय है। अनुच्छेद 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 19 सेकंड फर्स्ट ए, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 21 ए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, अनुच्छेद 29 ए। यह अनुच्छेद शैक्षिक संस्थाओं के अवसर की समानता की वकालत करता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का है, यह अनुच्छेद भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसमें सूचना का पहुंच का भी अधिकार निहित है। अनुच्छेद 239 यह अनुच्छेद केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 है, यह अनुच्छेद 614 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का वकालत करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पैराग्राफ आ गया है। अब ये आपको 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से करने होंगे दोस्तों। लेखक समय के निरूपण के लिए जिस माप का प्रयोग करता है वह है 1 माह, 100 वर्ष, 1 वर्ष, 1 माह। तो ये सही 1 माह। तो इसका सही उत्तर है 1 माह 1 मिलियन वर्ष। चलिए हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि यहाँ तक कि सभ्य लोगों ने ये कृत नहीं होंगे, इस टिप्पणी का तात्पर्य है। तो बी सही उत्तर है, सभ्य लोग भी लड़ाई और डराने धमकाने में कृत्य में संलिप्त रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति छात्र, जेलफिश और मनुष्य को पृथ्वी पर अस्तित्व की तुलना करता है तो मनुष्य है छात्रिक से बहुत छोटी आयु का।
क्रमिक विकास की दृष्टि से मानव वस्तुतः बहुत कम आयु के बालक हैं। लेखक का यह कथन यह दर्शाने के लिए है मानव अभी भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही है। लेखक क्यों कहता है कि मनुष्य के पास अधिगम के लिए अति अल्प समय है, तो सी सभ्यता की प्रक्रिया अभी आरंभ ही हुई है। तो यहाँ दोस्तों आपका सेट कंप्लीट होता है और कल फिर अगला सेट कराएंगे। दोस्तों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है या आपका ज़्यादा समय लग रहा है उसे मैंने व्याख्या में नहीं कराया। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। अगर आप मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।